नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे। शुरुआत भोपाल से एक अहम खबर के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक की। दुर्गा प्रतिमा की ऊंचाई को लेकर प्रतिबंध हटा है। त्योहार को लेकर सीएम शिवराज ने राहत दी है। दुर्गा प्रतिमा पर 6 फीट ऊंचाई का प्रतिबंध नहीं रहेगा। पंडाल का आकार भी 30 फीट तक रहेगा। चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। रामलीला का आयोजन किया जा सकेगा। प्रतिमा विसर्जन में 10 लोग शामिल हो सकेंगे। तो दुर्गा प्रतिमा कितनी ऊंची हो, यह प्रतिबंध हटा लिया गया है। त्योहार को लेकर एक बड़ी राहत मिली है। दुर्गा प्रतिमा पर 6 फीट ऊंचाई का प्रतिबंध नहीं होगा। पंडाल का आकार 30 फीट तक रहेगा। हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर, बताएं क्या अपडेट मिला है, क्या राहत मिल गई? देखिए पुनीत, बिल्कुल जो बात की जाए कि गणेश उत्सव के दौरान जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए गए थे धार्मिक आयोजन को लेकर, उन प्रतिबंधों में बड़ी राहत जो है वो आज इस समीक्षा बैठक के दौरान देखने को मिली है। और जो 6 फीट की बाध्यता प्रतिमाओं को लेकर थी, उस बाध्यता को खत्म किया गया है। प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर लगातार धार्मिक संगठन इस बात की मांग कर रहे थे कि गणेश उत्सव के तर्ज पर कम से कम दुर्गा प्रतिमाओं पर इस तरीके का प्रतिबंध न लगाया जाए, लिहाजा इस पूरी मांग को माना गया है। अब ऐसे में 6 फीट का प्रतिबंध हटाकर दुर्गा प्रतिमा जो है इससे ज्यादा ऊंचाई की बनाई जा सकती है। इसके अलावा पंडालों का जो आकार था वो अब 10 फीट से बढ़ाकर 30 फीट का किया गया है। ये भी लगातार मांग जो है धार्मिक संगठनों के द्वारा की जा रही थी, पर लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रतिबंध भी जारी रखने के निर्देश जो है वो इस समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए हैं। त्योहार कोरोना की महामारी के मद्देनजर सादगीपूर्ण तरीके से मने, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, सरकार की ये कोशिश है। लिहाजा इस बार चल समारोह निकालने की अनुमति जो है वो प्रशासन की ओर से नहीं दी जाएगी। इस पर प्रतिबंध लगातार जारी रहेगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो विसर्जन को लेकर भी गाइडलाइन में थोड़ी सी राहत दी गई है। गणेश प्रतिमा को लेकर जिस तरीके से 5 लोगों को अनुमति दी गई थी, अब दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए 10 लोगों को अनुमति दी जाएगी। 10 लोग जो है वो दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो और भी एक राहत जो है वो सरकार की ओर से दी गई है, जिसमें रामायण और रावण दहन जो है उनको कराने की अनुमति रहेगी। पर लेकिन नवरात्रि के दौरान जिस तरीके से गरबे का आयोजन किया जाता था, उस पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस बात के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान दिए। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ में सुधीर। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंडाल का आकार 30 फीट का होगा। चल समारोह नहीं निकाला जा सकेगा। चल समारोह को अनुमति नहीं है। इसके अलावा जो कुछ प्रतिबंध थे उनको हटा लिया है, कुछ राहतें दी गई हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। 10 से ज्यादा लोग विसर्जन में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। प्रतिमा की ऊंचाई पहले 6 फीट तक थी, उसे जरूर प्रतिबंध के तौर पर हटा लिया गया, लेकिन बाकी की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना पड़ेगा। और आपको बता दें, भोपाल से ही बड़ी खबर है। एक बार फिर से 3 तलाक का मामला सामने आया है। 10 लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं होने पर तलाक दिया है। पीड़िता ने कोहेफिजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने पति, सास और देवर पर मामला दर्ज किया। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भोपाल में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है। सुधीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भोपाल से। जी सुधीर, इस बाबत क्या जानकारी? देखिए, भोपाल के कोहेफिजा थाने में ये मामला दर्ज हुआ। इससे पहले 1 महीने के दौरान ये दूसरा लगभग ऐसा मामला है जिसमें कोहेफिजा थाने के अंतर्गत ही 3 तलाक के जरिए जो है पति के द्वारा तलाक देने की कोशिश की गई है। इससे पहले बेंगलोर के एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी को फोन पर तलाक दिया गया था, जिसकी शिकायत जो है पीड़िता के द्वारा की गई थी। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पर लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन या कड़े कानून के बावजूद भी इस तरीके के मामले थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और देश के अंदर 3 तलाक के कड़े कानून बनाने के बाद मध्य प्रदेश के अंदर महीने भर में ये दूसरी घटना सामने निकल कर आई है, जहां पर जो पीड़ित पत्नी है उसने कोहेफिजा थाने में 10 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर आरोप अपने ससुराल जनों पर लगाए थे। और ये आरोप जब लगाए गए, यानी कि दहेज की मांग जब पूरी नहीं कर पाए, तो पति के द्वारा 3 तलाक जो है पत्नी को दिया गया। इस पूरे मामले में फिलहाल कोहेफिजा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पीड़ित लोगों के जो बयान है उसके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। फिलहाल किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, पर लेकिन दहेज के चलते 3 तलाक का भोपाल में अपने आप का ये अनूठा मामला है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 3 तलाक का मामला, 10 लाख रुपए की डिमांड जब पूरी नहीं हुई तो 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। आज उन्होंने देवास की 8 पिपलिया सीट पर कांग्रेस के लिए प्रचार किया। कमलनाथ ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर सौदा कर सरकार बनाने का आरोप लगाया। साथ ही अपने 15 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। सभा के पहले कमलनाथ ने रोड शो भी किया और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। चुनावी सभा और रोड शो में कमलनाथ के साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। बेरोजगारी में हम नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1। और पिछले 8 महीनों में महिलाओं के अत्याचार में शिवराज जी 8 महीनों में, पिछले 8 महीनों में मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 बना दिया। आप रोज पढ़ रहे हैं अखबारों में, क्या हालात है। शिवराज जी आएंगे नहीं, उनको हमारे किसानों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, नौजवानों का दुख नहीं दिखता, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है इनका, चलता है ना मुंह बहुत, कोई भी झूठ बोल लो। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ग्वालियर शहर में हुए स्वागत पर 15 दिन बाद जिला प्रशासन ने शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा को नोटिस दिया है। नोटिस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने से संक्रमण फैलने का खतरा बनने की बात कही गई है। यह भी पूछा गया कि क्यों ना आपके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाए। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष ने एडीएम को कहा कि उन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शहर में आए तो लोगों ने उत्सुकता में उनका स्वागत किया था। मामले में भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। हमारा शासन, हमारा प्रशासन सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। कलेक्टर, एसपी और एसडीएम का कांग्रेस पार्टी चलाएंगे। उनके भरोसे कांग्रेस पार्टी राज नहीं करेगी। और 1 महीने की बात है, फिर सरकार कौन चलाएगा मालूम पड़ जाएगा नोटिस देने वालों को भी। आज प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन है और संवैधानिक संस्था का अपमान करना यानी चुनाव आयोग का अपमान करना, ये कांग्रेस की फितरत है, उसकी पद्धति है काम करने की। उपचुनाव की घोषणा होने के साथ ही ब्यावरा सीट से उम्मीदवार चयन को लेकर घमासान मच चुका है। ब्यावरा से आए सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भोपाल पहुंचकर सीएम हाउस और बीजेपी दफ्तर के बाहर पूर्व प्रत्याशी नारायण सिंह पंवार को टिकट देने का विरोध किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामा करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि ब्यावरा सीट से बीजेपी नारायण सिंह पंवार की जगह किसी और को टिकट दे। कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत के बाद मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा कि आने वाले 30 दिनों के बाद एक बार फिर कमलनाथ सरकार की वापसी होने वाली है। कांग्रेस के आधिकारिक बयान के बाद बीजेपी भी पीछे नहीं है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद राकेश सिंह ने कांग्रेस के इस दावे पर चुटकी ली। कहा कि कांग्रेस को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। बेहतर हो अगर वो अपने 15 महीने के कार्यकाल को याद करें, जिसे याद करने से जनता आज भी डरती है। राकेश सिंह ने दावा किया कि आने वाले 40 दिनों बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक बार फिर भाजपा सरकार प्रदेश में काबिज होगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई उनको रोक नहीं सकता। अगर वो सपनों में जीना चाहते हैं तो जिएं। इसके लिए उनको अपने पिछले 15 महीने के कार्यकाल को याद करना होगा। मध्य प्रदेश में कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सभी ये मान रहे हैं शिवराज जी के नेतृत्व वाली ये सरकार और भी अधिक ताकत के साथ में 40 दिनों के बाद फिर से आने वाली है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने के बाद से कांग्रेस लगातार सिंधिया पर हमलावर रुख अपनाए हुए और उसी कड़ी में आज एक बार फिर से कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्योतिरादित्य पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि जयेंद्रगंज में माहौरकर का बाड़ा पर सिंधिया परिवार का अवैध कब्जा है, जिसके अधिकांश हिस्से बेच दिए गए और बचे हिस्से पर अवैध निर्माण का किराया वसूला जा रहा है। इस संपत्ति की कीमत लगभग 360 करोड़ रुपए है। इस मामले में कांग्रेस ने प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया। पूरे मामले में राज्य सरकार की ओर से ठोस कदम उठाने की मांग कांग्रेस ने की। कहा कि यदि सरकार संज्ञान नहीं लेती तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है।
और यह पूरा मामला करीब 360 करोड़ की संपत्ति से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और जिस ट्रस्ट के माध्यम से इसका ट्रांजैक्शन हुआ है वह ट्रस्ट अपंजीकृत है, देवस्थान ट्रस्ट। उसके अध्यक्ष स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। जितनी भूमि इन्होंने अपने नाम अवैधानिक तरीके से कराई है, सिंधिया जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, राज परिवार में, नॉट ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज परिवार में अपने नाम कराई है। और जो सज्जन आज पत्रकार वार्ता में बैठे थे वो तो अपनी कांख में बस्ता दबा के 25 साल से घूम रहे हैं कि सिंधिया जी का जमीन घोटाला है, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपको पहले भी सरकारें थी आपकी 2003 से पहले, और अभी 15 महीने सरकार थी, क्या कर रहे थे? सो रहे थे। सच तो ये है कि आपकी जमीन खिसक गई है, इसलिए आपको सपने में भी जमीन। मध्य प्रदेश में विधानसभा की खाली सीटों को लेकर चुनावी समर चरम पर है और ऐसे वक्त में सांवेर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के नाम पर सोशल मीडिया में बनी आईडी पर उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति के तौर पर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। इसे लेकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू और कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा से लिखित शिकायत करने पहुंचे। उन्होंने सांवेर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर भी आपत्ति जताई। कहा कि क्षेत्र में 3 साल तक तैनात रहे अधिकारी को चुनाव के वक्त भी हटाया नहीं गया, जो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। डीआईजी ने पुलिस अफसरों की पोस्टिंग को नियमों के अनुरूप बताया। सोशल मीडिया में फर्जी आईडी मामले में जांच की बात कही। तुलसी सिलावट जी हार के डर से बौखला गए हैं। तमाम चरित्रहनन का प्रयास किया जा रहा है। तमाम फर्जी आईडी बना के फर्जी तरीके से साइबर एक्ट के तहत अपराध कर रहे हैं। रिश्तेदार हैं वो भी पुलिस से लेकर अन्य विभागों में हैं, नगर निगम से लेके एक्साइज से लेके, वो सब चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं बुरी तरीके से। चुनाव के अंदर इन लोगों का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की पदस्थापना न हो जो उस विधानसभा में 4 साल में 3 साल रह चुका हो, फिर भी इन्होंने अगर किसी आधार पे नाम दिया है उसका परीक्षण करवाएंगे और उसमें अगर कोई भी अगर ऐसी जांच पाई जाती है तो तत्काल हटाया जाएगा। इन दिनों भोपाल में सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया कि 30 दिन बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इससे पहले कांग्रेस के अधिकृत ट्विटर हैंडल से कहा गया था कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ झंडा वंदन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्टर पर सियासी बयानबाजी जरूर शुरू हो गई। इस पोस्टर को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि दिन में सपने देखना एक अच्छे उद्योगपति की पहचान है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर कहा कि वो एक अच्छे उद्योगपति हैं, थे और रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब नेता बनने का उनका मौका था तो वो चला गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने 30 दिन बाद फिर से कांग्रेस की सरकार स्लोगन पर विश्वास जताया, भरोसा दिलाया। दिन में सपना देखना एक अच्छे उद्योगपति की पहचान है। वो एक अच्छे उद्योगपति हैं, थे और रहेंगे। वो जन नेता बनने का उनका मौका जो उनको तकदीर से मिला था वो प्रकृति ने उनसे वापस छीन लिया। जनता के आशीर्वाद से 3 नवंबर वो दिन होगा जिस दिन प्रदेश की जनता फिर से कमलनाथ जी को चुनेगी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने स्लोगन के साथ मैदान में आई है कि 30 दिन बाद प्रदेश में कमलनाथ सरकार, उपचुनाव के बाद फिर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म के मामले को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि जब राजनीतिक दबाव पुलिस महकमे पर ज्यादा बढ़ जाता है तो अधिकारी कर्तव्य का पालन करना भूलकर नेताओं की परिक्रमा शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर पीड़ित परिवार भटकता रहता है, सत्ताधारी लोग मौन हैं, इसीलिए ऐसी घटनाएं बढ़ रही। एनपी प्रजापति ने कहा कि पिछले 15 दिन में मध्य प्रदेश में व्यभिचार के मामले बड़ी तेजी से बढ़ गए। जब राजनीतिक हस्तक्षेप अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना में, विशेषकर पुलिस महकमे में राजनीतिक ज्यादा बढ़ जाता है, वो अपने कर्तव्य निष्ठा और पालन करना भूल जाते हैं और उन नेताओं के पीछे घूमने लगते हैं और ऐसी गैंगरेप जैसी दुर्घटनाएं होना चालू हो जाती हैं।
मध्य प्रदेश के चिचली गैंगरेप मामले में IBC24 की खबर का फिर बड़ा असर हुआ। IBC24 की खबर को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही नरसिंहपुर के ASP राजेश तिवारी और SDOP सीताराम यादव को हटाने का आदेश दिया था। अब इस मामले में गोटेटोरिया चौकी प्रभारी मिश्रीलाल कुडापे और चिचली थाना प्रभारी ASI अनिल सिंह को निलंबित करते हुए अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी ओर जिले के SP अजय सिंह पीड़िता के परिजनों से मिलने गांव पहुंचे। इस गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले और पीड़िता को उकसाने वाली पड़ोसी महिला समेत मामले में कुल 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। शिकायत के आधार पर धारा 306, 376D का मुकदमा दर्ज किया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ जिन पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पाई गई थी, चौकी प्रभारी गोटीटोरिया और थाना प्रभारी इंचार्ज चिचली, उन दोनों को निलंबित कर दिया गया है और उन लोगों के खिलाफ धारा 166 से IPC का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दलित महिला से गैंगरेप के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई। नरसिंहपुर के चिचली थाना क्षेत्र में 35 साल की दलित महिला से गैंगरेप और सुनवाई न होने पर पीड़िता ने सुसाइड के मामले में कांग्रेस अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने इसके विरोध में 5 अक्टूबर को प्रदेश भर में मौन धरने का ऐलान किया। कांग्रेस कमेटी ने 5 अक्टूबर को गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर मौन धरना देने का ऐलान कर दिया है। सभी जिला इकाइयों को इस संबंध में PCC ने निर्देश भी दे दिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस और नरसिंहपुर की घटना के विरोध में कांग्रेसियों का मौन धरना होगा। देश में अपराध को लेकर साल 2019 के जारी NCRB के आंकड़ों में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के प्रति मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। 2019 में देश भर के अपराध में मिला लिए जाएं तो देश भर में 27,696 अपराध हुए हैं। मध्य प्रदेश में इनमें से 4,184 अपराध हुए। इस लिहाज से मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आया। बीजेपी ने पूर्व की कांग्रेस शासन में हुए अपराध को चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला किया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार अपने शासनकाल में महिला और बच्चों के प्रति अपराध रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। इसको लेकर बीजेपी उपचुनाव में जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के पोषित लोग जिस तरीके से यहाँ माफिया राज मचा रहे थे, उसका कहीं ना कहीं अंत इस बात को लेकर हुआ कि NCRB की रिपोर्ट के जो आंकड़े आए हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक हैं। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर चुनाव में जाएगी और जनता के सामने कांग्रेस को आईना दिखाएगी। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से PG कर रहे डॉक्टर भागवत देवांगन की आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ आ गया। मृत जूनियर डॉक्टर के परिजनों ने गढ़ा पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत की और आरोप लगाया कि भागवत के साथ मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की जा रही थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। शिकायत पर जबलपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृत छात्र का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और इसे जांच के दायरे में रखा गया है। इधर इस मामले में मृत छात्र के गृह ग्राम में प्रदर्शन हुआ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर के राहौद निवासी डॉक्टर भागवत के परिजनों और स्थानीय लोगों ने आज अंतिम संस्कार के पहले जस्टिस फॉर भागवत देवांगन की तख्ती लगाकर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया, नारे लगाए। मौके पर तहसीलदार के पहुंचने पर परिजनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। डॉक्टर देवांगन के परिजन यहाँ आए हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको उनके सीनियर्स प्रताड़ित कर रहे थे, जिस कारण से उन्होंने सुसाइड किया। इस बात की बारीकी से तस्दीक की जा रही है, जांच की जा रही है और अनुसंधान में जो भी स्थिति पाई जाएगी उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मोबाइल की भी जांच की जाएगी। एक नाम अपना विकास द्विवेदी और सलमान खान, अमन गौतम और एक नाम है अभिषेक गेमे और शुभम सिंधे। ये 5 लोग इतने ज़्यादा उसको टार्चर करते थे, लगातार टार्चर करते। इसके लिए जस्टिस चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। इन लोगों ने मेरे को ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए, माननीय राज्यपाल के लिए। मैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से इसको आगे प्रेषित करूँगी और कोशिश करूँगी कि पूरी तरह इसमें हम लोग न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं। सिंगरौली से एक अहम खबर है। CHP टावर पर एक युवक चढ़ गया है। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे आखिर नीचे उतारा गया।
युवक को टावर से उतारकर पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। एनसीएल के खड़िया परियोजना के टावर पर युवक चढ़ गया था। सुबह 4 बजे से टावर पर यह युवक चढ़कर बैठा था। खबरों अपडेट का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।